हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक इस स्टोरी में हमने सुना कि रैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में जा चुका है। दिन बस गुजरते जा रहे थे पर रैन को होश नहीं आया था। दिन महीने में बीत जाते हैं पर रैन की कंडीशन बिल्कुल वैसी थी जैसे पहले थी। उसकी जो हार्ट बीट लाइन थी वो बहुत धीमी गति से ही चलती थी। उसकी कंडीशन में सुधार होने का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। लैनसन अक्सर रैन से मिलने आया करता था, घंटों उसके साथ बिताता था। लैनसन को तो रैन की बक याद आने लगती है, किस तरह से रैन हमेशा उसे तंग किया करता था। पर अब उसे इतना शांत देखकर उसके दिल पूरा बैठ चुका था। ऐसे ही समय बीत जाते हैं। लैनसन की प्रेगनेंसी को 6 मंथ पूरे हो चुके थे। वो अपना यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर चुका था क्योंकि उसकी बेली सो हो रही होती है। वो ज़्यादातर घर में ही रहता था या तो हॉस्पिटल चला जाता था रैन के पास उसे देखने के लिए। वो हमेशा रैन से कहता था अब तो उसे जाग जाना चाहिए। हमेशा की तरह आज भी लैनसन रैन के पास जाना चाहता था पर आंसू घर पर नहीं है। वैसे तो वो अकेला हॉस्पिटल जा सकता था लेकिन आंसू ने उसे मना कर रखा था। अब उसे कहीं भी अकेला नहीं जाना है, इसलिए लैनसन आंसू का वेट कर रहा होता है। इतने में उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो कॉल को पिक करता है और कहता है भाई। सामने से आवाज़ आती है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, लैनसन कहता है। दोनों भाइयों के बीच थोड़ी बातें होती है। जॉन सीजन को लैनसन की प्रेगनेंसी के बारे में पता था पर वो लैनसन से कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर बात करने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। लैनसन के पेरेंट्स के डेथ के बाद से सारी जिम्मेदारी सीजन के ऊपर आ गई थी। अपनी जिम्मेदारी के साथ वो लैनसन की केयर भी बहुत अच्छी तरह से करता था पर काम उस पर हावी हो चुके थे। वो लैनसन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अपनी मॉम की कॉलेज फ्रेंड जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, उन्हें बहुत मानता था, उनसे रिक्वेस्ट की लैनसन का ख्याल रखने के लिए और लैनसन को स्टडी करने के लिए लंदन भेज दिया। अक्सर वो दोनों एक दूसरे से कॉल में बात कर लिया करते हैं पर वो दोनों एक दूसरे से उतने क्लोज नहीं हैं। अगले सीन में आंसू जो घर पर आ गई थी वो लैनसन को सोफे में सोती हुई देखती है। वो लैनसन के बालों में थोड़े अपने हाथ को फैलाती है, इससे लैनसन जाग जाता है। आंट वो कहता है भाई का कॉल आया था, क्या आपने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? आंट कहती है क्या तुम उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना चाह रहे थे? लैनसन कहता है ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं चाहता वो मेरे लिए परेशान हो। लैनसन काफी सैड था तो आंट उसे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए कपकेक लाई हूँ, तुम्हें ये काफी पसंद है ना? तो लैनसन छोटी सी स्माइल करता है और कपकेक को खाने लगता है और कहता है लूसी अंकल सच में बहुत अच्छी कपकेक बनाते हैं। आंट सू भी कपकेक को खाती हुई कहती है सच में। लैनसन कहता है रैन को भी लूसी अंकल के कपकेक काफी ज्यादा पसंद थे और फिर थोड़ा रुक के कहता है पता नहीं वो कब होश में आएगा। ऐसा कहकर लैनसन की आंखें फिर से नम होने लगती है। आंट सू उसे कहती है लैनसन खुद को संभालो, उसे होश आ जाएगा। लैनसन हाँ में सिर हिलाता है। आंट सू तब उसके बालों को सहलाती है। लैनसन को थोड़ा बेटर फील होता है। तब आंट सू कहती है लैनसन कभी तुमने रैन के साथ डेट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता था। ये सुनकर लैनसन बुरी तरह से चौंक जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू को घूरने लगता है। आंसू कहती क्या अब मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ? मैं तो हमेशा से यही चाहती थी तुम दोनों एक साथ हो जाओ, लेकिन तुमने किसी और के साथ डेट कर लिया। लैनसन कहता है पर वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ। तब आंसू कहती है हाँ ठीक है, अब अपना मुंह फुलाना बंद कर दो, मैं तुमसे और कुछ भी नहीं कह रही हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम वैंचिंग को देखते हैं जो रैन के रूम में आई हुई थी और उसका चेकअप कर रही होती है। रैन ने अपनी आंखें खोल ली थी और वो अपनी कोमा से बाहर आ चुका था। ये गुड न्यूज़ वैंचिंग उसके पेरेंट्स को दे देती है। आंसू को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रैन जाग चुका है। ये बात आंसू लैनसन को बताती है तो लैनसन तो वही इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो नाचने कूदने लगते हैं। आंसू उसे संभालती है लैनसन क्या कर रहे हो तुम प्रेग्नेंट हो, उसे याद दिलाना पड़ता है। लैनसन कहता है अब चलिए हम
रैन को देख के आते हैं। अब तो उसे होश आ गया है। अंशु कहती है, पर लैंसन अब रात हो चुकी है, हम कल सुबह उससे मिलने चलेंगे। लैंसन अपना मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है, अच्छा ठीक है। अगले दिन का सीन देखते हैं जब झुंझी लैंसन को पिकअप करने के लिए आया होता है। अंशु और लैंसन झुंझी के कार में बैठते हैं और वो हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिया और निंग पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। वो दोनों रैन के पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं और रैन से भी मिलते हैं। जहां रैन पहले से ठीक हो गया था, अपने दोस्तों को देखकर वो काफ़ी खुश था। सिया रैन की मदद से पूछती है, रैन को कब डिस्चार्ज करेंगे। रैन की मदर कहती है, कुछ दिनों के लिए तो इसे हॉस्पिटल ही में रहना है, उसके बाद हम इसे घर ले जा सकते हैं। तभी एक नर्स वहाँ आकर कहती है रैन के पेरेंट्स से, आपको डॉक्टर ने अपनी कैबिन में बुलाया है। दोनों ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। सिया कहती है, नहीं जरा झुंझी को कॉल करो तो उससे पूछो वो अब तक क्यों नहीं पहुँचा। सिया के कहने पर निंग झुंझी को कॉल करता है, पर झुंझी कॉल को पिकअप करता ही नहीं है। तब निंग उसे दोबारा कॉल करता है तो झुंझी कॉल को कट कर देता है। तब निंग कहता है, उसने मेरे कॉल को कट कर दिया। झुंझी रूम में एंटर करते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे। उसके पीछे लैंसन और अंशु भी अंदर आ जाते हैं। निंग कहता है, तुम सब इतने लेट कैसे हो गए। झुंझी कहता है, ट्रैफिक की वजह से। वो सभी आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद सिया और निंग उनकी क्लासेस थी, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लैंसन जो रैन के पास वाली बेड के चेयर के पास बैठा हुआ था, वो रैन से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पोरेज तैयार किया था, क्या तुम खाओगे। तब रैन कहता है, पर मुझे भूख नहीं है। इससे लैंसन थोड़ा निराश हो जाता है। ये देखकर रैन कहता है, अच्छा ठीक है। लैंसन स्माइल करता है और अपने पास रखे टिफिन को खोलता है और चम्मच से रैन को पोरेज खिलाने लगता है। रैन कहता है, क्या ये तुमने बनाया है। हाँ, लैंसन कहता है। तो रैन कहता है, ये काफ़ी अच्छा बना है। लैंसन कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ ऐसा बनाऊंगा। लैंसन एक खुशी के साथ कहता है। तो रैन कहते हैं, पर तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में खाना मिलता है। क्या तुम वो टेस्टलेस फूड खाते हो। मुझे वेंचिंग ने बताया था, तुम उठते ही नखरा करना शुरू कर दिए थे। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस वो लंच पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं खाया। लैंसन तो उसे घूरने लगता है। तब रैन चुप हो जाता है। लैंसन कहता है, तुम्हारी ये हालत है, इसके बावजूद तो तुम खाने में नौटंकी कैसे कर सकते हो। रैन अपना मुंह फुला लेता है। लैंसन कहता है, अपना मुंह खोलो। रैन तब अपना मुंह खोलता है। तब लैंसन उसे पोरेज खिलाता है। अब से मैं रोज तुम्हारे लिए लंच लेकर आया करूँगा, पर तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रैन कहता है, पर मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करना चाहता हूँ। पर क्यों। रैन कहता है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। ये सुनकर रैन कहता है, सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खास हूँ। मेरे दिल तो पूरा गार्डन गार्डन हो गया है। रैन मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम्हें यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। रैन लैंसन की बेली की तरफ देखते हुए कहता है। लैंसन कहता है, पर मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही रहता है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर ऐसी बातें करते ही रहते हैं। उसके बाद लैंसन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रैन अब चल फिर सकता था, तो फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लैंसन की भी 8 मंथ शुरू हो गए थे और इन्हीं 8 मंथ के बीच में उसे रिवल पेन शुरू हो जाते हैं, तो उसे जल्दी हॉस्पिटल लाया जाता है। अगले सीन में हम लैंसन को उसके वार्डरोब में देखते हैं, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। रैन जो बाहर में खड़ा था, लैंसन की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे बहुत डर लग रहा होता है। अंशु कहती है, शांत रहो, तुम इतना क्यों पैनिक कर रहे हो। रैन तो कुछ नहीं कहता, बस अपनी नाखून चबाने लगता है। वो कभी स्ट्रेस ले रहा था। थोड़ी देर बाद जो मैम है वो बाहर आती है और सबसे कहती है, आप सब उससे मिल सकते हैं। लैंसन ने एक हेल्दी बेबी बॉय को बर्थ दिया है। वो सभी उसे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लैंसन जो बेबी बॉय का नाम वे युआन रखता है। अब सभी को ये हिंट मिल जाता है कि जरूर उस अल्फा का सरनेम वे से है। वो लैंसन से कुछ नहीं कहते हैं। वो देखते हैं लैंसन उस बेबी के साथ कितना ज़्यादा खुश है। वो उसे गोद पे रखा हुआ है और वो उसके साथ खेल रहा है। बेबी मुस्कुरा रहा है उसे देखकर।
अब इसके 3 साल बाद लैंसन ने पूरी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और वो लैंड कॉर्पोरेशन में मेन डिज़ाइनर काम करता है और युआन के साथ अपने भाई की ही विला में रहता है। युआन स्वभाव से काफ़ी शांत और क्यूट है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट स्मार्ट है। वो बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी तेज है। यूँ कहो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। युआन अपने स्कूल में होता है। जो बाकी बच्चों जहाँ खेल रहे होते वहाँ युआन चुपचाप एक साइड कोने में बैठा हुआ था। उसके हाथ में पजल होता है जिसे वो सॉल्व कर रहा होता है। उसके पास एक बच्चा आता है और उसे घूरने लगता है। युआन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? वो बच्चा कुछ भी नहीं कहता, बस उसे घूरते रहता है। युआन उसे इग्नोर करता है और अपना पजल को सॉल्व करना जारी रखता है। वो बच्चा उसके पास आकर बैठ जाता है। युआन उस बच्चे की तरफ एक नज़र देखता है। उसके बाद वो थोड़ा खिसक जाता है। वो बच्चा उसी की जैसे थोड़ा खिसक जाता है उसकी तरफ। वो बच्चा युआन की शोल्डर को पिंच करने लगता है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बच्चा बहुत क्यूटली कहता है, गोगो। युआन गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो वो बच्चा अपनी थंब को लिक कर रहा होता है। युआन कहता है, डिस्कस्टिंग, और उसके हाथ को उसके माउथ से हटा देता है। तभी वो बच्चा दोबारा अपने हाथ को अपने माउथ में ले जाता है और उसे फिर से लिक कर रहा होता है। उसकी हाथ में उसकी पूरी लाल लग चुकी थी। ये देखकर युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो कहता है, तुम छोटे बच्चे हो क्या? इस तरह की हरकतें छोटे बच्चे करते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह से करना बंद करो। और दोबारा उसके हाथ को हटा देता है। तभी वो लड़का उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके थंब को अपने मुंह में ले जाता है। ये देखकर युआन की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो अपना हाथ उसके माउथ से निकाल लेता है और अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में पूरी लाल लगी हुई थी उसकी। तो वो टिश्यू पेपर से अपने हाथ को साफ करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो उस बच्चे पर गुस्सा कर रहा होता है तो उस बच्चे की आंखों से मोटे मोटे आंसू झड़ने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से क्राई करने लगता है। ये देखकर युआन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो इधर उधर देखने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आया था वो अभी क्या करे। तो वो उस बच्चे को हक कर लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और वो उस बच्चे को शांत करा रहा होता है तो वो बच्चा शांत भी हो जाता है। तो वो गहरी सांस लेता हुआ कहता है, थैंक गॉड ये बच्चा शांत हो गया, नहीं तो टीचर मुझे ही कहती, मैं इस बच्चे को परेशान कर रहा था। तब तक वहाँ टीचर भी आ चुकी थी जो शायद उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर आई थी। और टीचर कहती है, क्या हो गया? युआन ने अभी भी उस बच्चे को हक करके रखा था और वो कहता है, कुछ भी नहीं, हम बस खेल रहे थे। वो अपनी पत्ती सी दिखाते हुए कहता है। अगले सीन में जब लैंसन उसे लेने आता है तो युआन चुपचाप आकर कार में बैठ जाता है। उसने अपने हाथों को बांध लिया था और वो लैंसन से कहता है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। पर क्यों? क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद नहीं आया? लैंसन कहता है। तो युआन कहता है, मुझे इस किंडरगार्टन स्कूल में नहीं पढ़ना है। यहाँ सब बच्चे हैं जो रोते ही रहते हैं। ये सुनकर लैंसन थोड़ा हंसता है और कहता है, पर तुम भी तो बच्चे हो। युआन अपना मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे सारी चीज़ें पहले से आती है, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करूँ? लैंसन कुछ कहने वाला था तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है तो वो फ़ोन को पिक करता है और बातें करने लगता है। उसके बाद वो ड्राइवर को वे इंडस्ट्री के ऑफिस चलने के लिए कहता है तो ड्राइवर वैसा ही करता है। वे कंपनी पहुंचने पर लैंसन युआन से कहता है उसकी छोटी सी मीटिंग है, तब तक वो गाड़ी में उसका वेट करे, वो जल्दी आ जाएगा। तब युआन सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। लैंसन उसके बाद अपनी कुछ फाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। युआन कार के अंदर बैठा हुआ था। इतने में उसके कानों में एक नाम सुनाई पड़ता है। वो सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बाहर देखने लगते हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कपल हो। एक ओमेगा था और दूसरा अल्फा। अल्फा ने अपने फेस में एक ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था। ओमेगा अल्फा की किसी बात से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अल्फा उसे जाते हुए देखता है और अपना सर हिलाता है और वो पार्किंग एरिया के काफी डीप की तरफ जाने लगता है। युआन अपनी कार से बाहर निकलता है और उस अल्फा का पीछा करने लगता है। जब वो दरवाजा बंद कर रहा होता है तो आवाज़ होती है जिससे वो ड्राइवर पीछे पलटता है तो युआन नहीं था। ये देखकर वो ड्राइवर
कार से बाहर निकलता है। वो देखता है युआन कहीं जा रहा है तो वो उसे आवाज़ लगाता है। युआन तो उस अल्फा का पीछा करते हुए पर्सनल एलिवेटर में के अंदर आ जाता है। उस अल्फा को इस बात का पता नहीं था। जब उसे इस बात का एहसास होता है वो यहाँ अकेला नहीं है तो वो अलर्ट हो जाता है। उसकी नज़र उस क्यूट से बेबी बॉय पर जाती है जो कब से ना जाने उसे देख रहा है। उस बच्चे को देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल में कभी सुकून मिलता है। वो कहता है, तुम कौन हो बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? युआन जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ये देखकर वी थोड़ा झुकता है। उन दोनों का फेस अब आमने सामने था। वी अपने मास्क को निकालता है और कहता है, लिटिल बॉय, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? वी स्माइल करते हुए कहता है। युआन की भी फेस में छोटी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, कॉल मी युआन। सो युआन, आपने मुझे फॉलो क्यों किया और आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? वी के सवालों को सुनकर युआन कहते हैं, मुझे बस आपसे बात करनी थी इसलिए मैंने आपको फॉलो किया। फिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? युआन कहता है, क्या आपका नाम विवुसियान है? तो वी कहता है, हाँ, पर तुम्हें ये बात कैसे पता? युआन कहता है, मुझे बस ये कंफर्म करना था। और आगे की बात वो मन में कहता है, क्योंकि मेरे फादर का भी नाम विवुसियान है। अगर तुम्हारा नाम विवुसियान है तो तुम मेरे फादर हुए। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और वो डायरेक्ट वी के ऑफिस में घुरा था। तो वी अपनी ऑफिस में एंटर करते हुए कहता है, तुम बस मेरा नाम को कंफर्म करने के लिए मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फिक्र करते होंगे। तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। तो युआन कहता है, मेरी मॉम इस कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो वो परेशान होंगी। ऐसा कहकर युआन ने लिफ्ट पर एक बटन को प्रेस करता है तो लिफ्ट का डोर बंद होने लगता है और वो अपनी लाउड वॉइस में कहता है, फादर, मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगा। और उसी समय लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है पूरी तरह से और वो लिफ्ट नीचे जाने लगती है। वी तो सरप्राइज रह जाता है, उस बच्चे ने अभी उसे क्या कहा? क्या उसके कान बज रहे थे या फिर उस बच्चे ने सच में उसे फादर कहा? वी इन सोच में था। अगले सीन में युआन जो एलिवेटर से बाहर आ चुका होता है, वो अपनी कार की तरफ जाता है जहाँ ड्राइवर पहले से था। पर ड्राइवर कहता है, लिटिल मास्टर, अच्छा हुआ आप वापस आ गए, नहीं तो मेरी जॉब चली जाती। युआन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो आकर अपनी कार में बैठ जाता है। युआन अपने मन में सोच रहा होता है, उसकी मॉम ने उसे कहा था उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे और उन्हें नहीं पता उसके फादर कहाँ हैं, पर मॉम ने तो उन्हें ढूंढ निकाला है और वो उन्हीं के कंपनी में काम कर रही है। आखिर मॉम करना क्या चाह रही है, या फिर उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो अपने हस्बैंड की ही कंपनी में काम कर रही है।